गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज है 30 जनवरी 2024। तो चलिए अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यूं तो हमें आज कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि द हिंदू में फ्रंट पेज पर क्या है। अगर आप द हिंदू को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की न्यूज़ मिलेगी। ईडी ने जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो दिल्ली का आवास है उसके ऊपर अपनी निगरानी लगा रखी है। वो लोग वहां पर उनसे पूछताछ के लिए गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें सोरेन जी मिले ही नहीं, जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। वो उनसे पूछताछ के लिए वहां पर पहुंचे थे। एक लैंड फ्रॉड का केस है जिसमें उन्हें बुक किया गया है। ईडी की टीम काफी लंबे समय तक वहां इंतजार करती रही, लेकिन सोरेन जी का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। बाद में उन्होंने एक चिट्ठी जरूर भेज दी ईडी के ऑफिशियल्स को कि आप लोगों का ये जो पूरा काम है ये इलीगल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसीलिए आपकी मुलाकात हमसे नहीं होने वाली है। ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे बहुत काम की नहीं है। लेकिन अगर आप द हिंदू को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज़ देखने को मिलेगी, एंड दैट इज जज वर्सेस जज। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब किसी हाई कोर्ट का एक जज किसी दूसरे जज के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसा ही मामला हमें देखने को मिला है कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज रहे जिनका नाम है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के पास एक केस गया जहां पर जो एक विमेन थी, उन्होंने आरोप लगाया कि वेस्ट बंगाल में जो मेडिकल के एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें धांधली की जा रही है। फेक कास्ट सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एडमिशन्स लेने के लिए, जबकि जो फेयर स्टूडेंट्स हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने इस मामले को एक डिविजनल बेंच को सौंप दिया। देखिए, ये जो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे वो अकेले जज थे जो इस मामले को सुन रहे थे। बाद में ये पूरा मामला डिविजनल बेंच के पास गया, यानी कि दो जजेस के एक बेंच के पास गया, जिसे लीड कर रहे थे जस्टिस सौमेन सेन। और जब उनके पास ये मामला गया तो उन्होंने बोला कि देखो, सीबीआई जांच वगैरह की सच कोई ज़रूरत है नहीं, तो सीबीआई की जांच को हम स्टॉप करते हैं। जस्टिस सौमेन सेन ने जब सीबीआई की इस जांच को रोक दिया, इस बात से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जस्टिस सौमेन सेन वेस्ट बंगाल में जो लीडिंग पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उसे सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने बोला, एक बात करो आप लोग ने ये केस हमारे पास भेज दो। आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा रायता फैला रखा है। और फिर एक मामला हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, जो एक जस्टिस हैं वो दूसरे जस्टिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब जज वर्सेस जज का मामला। तो इस गंभीर मामले में अब जो सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। खैर, यहाँ पर बिल्कुल साइड में आपको एक आर्टिकल देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट आईएनएस सुमित्रा। एक ईरान फ्लैग्ड वेसल था गल्फ ऑफ अडेन में, जिसे हाईजैकर्स या फिर पायरेट्स कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। एक डिस्ट्रेस्ड कॉल मिली आईएनएस सुमित्रा को। उन्होंने बहुत ही एक्टिविटी के साथ उसे पूरा जो शिप था उसे काउंटर किया और उसे जो पायरेट्स थे उनसे फ्री करवाया। जो उसमें 17 क्रू मेंबर्स थे उन्हें भी आज़ाद करवा लिया गया। हम देखें तो 2010 के बाद जो पायरेसी की एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो पायरेसी है वो पीक पर पहुंचने लगी है। तो ये मुश्किलें हो रही हैं। उड़ान की बुकलेट्स बाकी कल आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी और आपको उसे इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर लेना है और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। तो चलिए अपने आर्टिकल्स पे आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं श्री नटराज टेम्पल के साथ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी और उनकी वाइफ इस टेम्पल को विजिट करते हैं चिदम्बरम में। उसके बाद श्री नटराज टेम्पल, जिसे श्री सबनेगर टेम्पल भी कहा जाता है, ये न्यूज़ में आ गया। आइए इस टेम्पल के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं ताकि अगर कुछ एग्जाम में आ जाए तो हमें एटलीस्ट पता हो। ये टेम्पल, जिसे हम लोग थिल्लाई नटराज टेम्पल भी बोलते हैं, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। यह हमें जो तमिलनाडु है उसी में मिलता है, जो वहाँ पर एक सिटी है, सिटी ऑफ चिदम्बरम। अगर मैं सिटी ऑफ चिदम्बरम की बात करता हूँ तो चिदम्बरम का मतलब होता है क्लोथ इन थॉट, मतलब आप जो विचार हैं उसके कपड़े पहनकर रखते हैं, या फिर एटमॉस्फियर ऑफ विजडम। तो इसकी ये लिटरल मीनिंग है। कहा यह जाता है कि ये टेम्पल जो है ये 10th सेंचुरी में बनवाया गया था सिटी ऑफ चिदम्बरम में, और वास्तव में चिदम्बरम उस समय चोला डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी।
चोलाज भगवान शिव को अपना गृह देवता या फिर फैमिली डेटी माना करते थे। अगर इस टेम्पल के कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो वेस्टर्न साइंटिस्ट ये एक्नॉलेज करते हैं कि जो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये टेम्पल की जो लोकेशन है ये बिल्कुल उसके सेंट्रल पॉइंट पर है। इनफैक्ट भगवान नटराज का जो बिग टो है वो वर्ल्ड के मैग्नेटिक इक्वेटर के सेंटर में है। अब देखिए ये कोई बहुत यूं तो नहीं कह सकते कि हाँ बहुत नॉर्मल बात तो आप इसको नहीं बता पाएंगे। रीजन बीइंग कि उस समय के जो भी आर्किटेक्ट्स थे उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वर्ल्ड का मैग्नेटिक इक्वेटर होता है और उसके एनर्जी के सेंटर पॉइंट पर इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया। ये उस समय का जो वी कैन से कि एस्ट्रोनॉमी है उसमें उनकी नॉलेज को पोर्ट्रे करता है। ये टेम्पल पंचभूत टेम्पल का हिस्सा है। पंचभूत टेम्पल ऐसे 5 टेम्पल होते हैं जो इस यूनिवर्स के बनने वाले जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें जो चिदम्बरम टेम्पल है ये स्काईज को यानी कि आकाश को पोर्ट्रे करता है। कलाष्ठी टेम्पल यहाँ पर श्री कलेष्ठी में है जो कि डिनोट करता है विंड को, और कांची एकम्बरेश्वर टेम्पल है जो लैंड को डिनोट करता है। तो यहाँ पर 5 मंदिर होते हैं जो 5 तत्वों को डिनोट करते हैं। ये जो 3 टेम्पल्स हैं ये बिल्कुल हमें स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलते हैं जो कि 79 डिग्री 41 मिनट लॉन्गिट्यूड पे बनाए गए हैं। इतना ध्यान देकर इन टेम्पल्स को बनाया जाना थोड़ा सा सरप्राइज जरूर करता है। भगवान नटराज का जो डांस है उसे कॉस्मिक डांस वेस्टर्न साइंटिस्ट भी मानते हैं, यानी कि डांस ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप भगवान शिव के नटराज फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर भगवान शिव को एक डांसर के तौर पे, एक नर्तक के तौर पे दिखाया जाता है और इसी स्वरूप को हम नटराज कहते हैं। नटराज की मूर्तियों को बनाए जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रचलन है, वो 5th सेंचुरी एडी में शुरू होता है। भगवान नटराज की अगर आप इस मूर्ति को देखते हैं तो आपको उनके दाहिने, वैसे इसमें 4 हाथ दिखाए गए हैं भगवान नटराज के, इसमें जो आपका दाहिना ऊपर का हाथ मिलेगा उसमें आपको एक डमरू देखने को मिलेगा, जबकि जो बायां अपर हैंड है उसमें आपको फायर यानी कि अग्नि देखने को मिलेगी। तो जो डमरू है वो रिप्रेजेंट करता है कि वर्ल्ड एक रिदमिक मोशन में रन करता रहेगा, जबकि जो फायर है वो ये पोर्ट्रे करता है कि भगवान नटराज के पास इस अर्थ को खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है। भगवान नटराज के पैरों के बिल्कुल नीचे हमें एक वी कैन से कि ड्वार्फ लाइक फिगर देखने को मिलता है जिसके ऊपर उन्होंने अपने पैर रख रखे हैं। ये ड्वार्फ लाइक जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन को या वर्ल्डली डिस्ट्रक्शन को, जिससे हमें बचना है, जिसे भगवान नटराज क्रश करते हैं। अगर आप ऑर्नामेंटेशन की बात करेंगे तो भगवान नटराज के एक कानों में आपको मेल ईयररिंग जबकि दूसरे कान में फीमेल ईयररिंग देखने को मिलेगी। ये रिप्रेजेंट करता है भगवान नटराज के अर्धनारीश्वर स्वरूप को। जो स्नेक है वो उनके हाथों तक लिपटा हुआ रहता है और ये किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो भगवान नटराज के बारे में और टेम्पल के बारे में सारी जानकारी हो गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक वायरस के बारे में जो हाल फिलहाल में हाईलाइट हुआ, वेस्टर्न एक्वीन एंसेफेलाइटिस वायरस। हाल ही में इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन नेशनल फोकल पॉइंट ने अलर्ट किया, ठीक है, ये जो अर्जेंटीना में लोकेटेड है, इन्होंने अलर्ट किया है जो पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या WHO है उसको। उन्होंने कहा कि एक ह्यूमन केस आ चुका है वीव का, यानी कि वेस्टर्न एक्वीन एंसेफेलाइटिस वायरस का। तो सभी को सावधान होना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी फैल सकती है। एक्वीन का मतलब घोड़ों की प्रजाति से होता है। घोड़ों की प्रजाति से ये बीमारी फैलती है और उसके बाद इंसानों में आ जाती है, खतरनाक भी हो सकती है। तो एक चेतावनी जारी कर दी गई है। जानते हैं इस वेस्टर्न एक्वीन एंसेफेलाइटिस वायरस के बारे में। मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, मतलब घोड़े एज ए होस्ट इसका काम करते हैं और कुछ पैसरीन बर्ड्स भी होती हैं जहां पर ये वायरस पनाह लेते हैं। उसके बाद मच्छर इन वायरस को कैरी करते हैं और फिर ये इंसानों को काट लेने के बाद इंसानों तक पहुंचा देते हैं। तो ये जो इक्वीन स्पीसीज होती हैं, घोड़े की स्पीसीज होती हैं, वो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह इस वायरस के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो खतरनाक वायरस है। ट्रांसमिशन में देखो, प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो मॉस्किटो से ही आता है। मॉस्किटो एज ए वेक्टर काम करते हैं और वायरस को इन बर्ड्स या फिर घोड़ों से इंसानों तक लेकर आ जाते हैं। सिम्टम्स में देखो, इनिशियली ये जो बीमारी है ये कोई सिम्टम नहीं दिखाती और इसलिए ये बीमारियां और भी खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि सिम्टम्स तो कुछ दिखते ही नहीं हैं, जबकि बीमारी ग्रेव होती चली जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये असिम्टोमेटिक होता है, जब केसेस सीवियर होते हैं, रेयर केसेस में ये 4 से 5% जो केसेस होते हैं वहाँ पर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं और फिर डिसीज बढ़ती चली जाती है।
कोई स्पेसिफिक एंटी वायरल ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है वीव इन्फेक्शन के लिए। तो क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन एकदम सिंपल है, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको ट्रीट करो और बीमारी को ठीक करो। इसके अलावा कोई चॉइस अवेलेबल नहीं होती है और जान का खतरा बिल्कुल बना रहता है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। एक 25 फीट की ऊंचाई पर कैनोपी वॉक फैसिलिटीज डेवलप की जाने वाली है डालमा सेंचुरी में, और जल्दी ही ये बन जाएगी। इसी रेफरेंस में डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आई। अब ये कैनोपी फैसिलिटी होती क्या है भला? देखो होता क्या है ना, कि हम सभी लोगों को मन करेगा कि हाँ मतलब पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं ना, अगर इन पेड़ों की ऊंचाई पर हम पहुंच पाएं और वहां से जंगल का नजारा मिल जाए तो इससे खूबसूरत भला क्या होगा। बस इसी पर्पज से कैनोपी वॉक फैसिलिटीज बनाई जाती हैं। मतलब पेड़ों की ऊंचाई पर उस हाइट तक एक ब्रिज बना दिया जाता है, और वो रोप वे ब्रिज हो सकता है। आप जब उस ब्रिज पर जाते हैं तो आपको अपने आसपास खूब सारे पेड़ दिखेंगे और आप काफी हाइट पर होते हैं, तो जंगल का एक खूबसूरत नजारा और पेड़ों की कैनोपी में से जो उनका ऊपरी हिस्सा होता है उसके बीच में से गुजरने का मौका हर किसी को चाहिए होता है। और ये कैनोपी वॉक फैसिलिटीज जो लोग हैं उन्हें यही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैनोपी वॉक फैसिलिटी क्या होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको जमशेदपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। ऑफ कोर्स स्टेट होगा झारखंड। डालमा हिल्स है वहां पर, छोटा नागपुर प्लेटू में, वहीं पर इस सेंचुरी को बनाया गया है। अब डालमा, इसका नाम डालमा माई के ऊपर रखा गया है। माई अक्सर लोकल लैंग्वेजेस में हम गॉडेस को कहा करते हैं, तो डालमा माई मतलब डालमा गॉडेस। तो वो डालमा देवी हैं जिनको लोकल लोग वर्शिप करते हैं आसपास के विलेजेस में, और उन्हीं के नाम पर इन हिल्स का नाम डालमा हिल्स रखा गया है और इस सेंचुरी का नाम डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है। इसे इनॉग्रेट किया गया था 1975 में। ये लगभग 193 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, और सेंचुरी जो डीमना लेक है सुवर्ण रेखा रिवर के पास उसकी कैचमेंट में आ जाती है। तो सुवर्ण रेखा रिवर जो है वो इस सेंचुरी के पास से होकर गुजरती है। वेजिटेशन की बात करेंगे तो ड्राई पेनिनसुलर साल के पेड़ हमें देखने को मिलेंगे और कुछ डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। अनंत मुला, सतवारी, ये कुछ, और इसके अलावा सर्पगंधा, ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। कई तरीके की ट्रीज की प्रजातियां, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ऑर्चर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। फोना में आपको मिलेंगे इंडियन एलिफेंट्स, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, जायंट स्क्वारल, पॉपिक्यून्स, पेंगोलिन, स्लोथ बेयर, बहुत सारे। बर्ड्स की स्पीसीज में फाल्कन्स, गोल्डन ओरियोल, इंडियन ट्री पाई, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ग्रे हॉर्नबिल और इंडियन पीफॉल, ये कई सारी बर्ड्स की प्रजातियां हैं जो आप यहां देख सकते हो। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो एल्पेन ग्लो फिनोमेना के बारे में है। एल्पेन ग्लो फिनोमेना मतलब देखो इसमें एक वर्ड है ना, ग्लो। ग्लो से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चमकदार तरीके, जैसे कभी कभी कहते हैं आपका चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, मतलब आपका चेहरा चमक रहा है। लेकिन यहाँ पर चेहरे के चमकने की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पे कुछ एल्पेन ग्लो की बात हो रही है। तो एल्पेन ग्लो का क्या मामला हो सकता है? आपने एल्पेन लिबे टॉफी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन वो एक दूसरा मामला हो जाएगा। एल्पेन जो वर्ड है वो अल्पाइन से मिलता जुलता लगता है, और अल्पाइन जो टर्म है इसे हम पहाड़ों के रेफरेंस में यूज करते हैं। मतलब एल्पेन ग्लो इंडिकेट करता है पहाड़ों के चमकने को। तो एल्पेन ग्लो क्या है? एल्पेन ग्लो पहाड़ों के चमकने का एक फिनोमेना है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम कर रहे एक एस्ट्रोनॉट ने कुछ इमेजेस क्लिक की, बहुत ही मेस्मराइजिंग इमेजेस थी एल्पेन ग्लो फिनोमेना की, और ये हिंदकुश माउंटेन रेंजेस की हैं इंडिया की। एल्पेन ग्लो एक नेचुरल फिनोमेना है जहां पर हमें माउंटेन्स के स्लोप्स चमकदार दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सनरेज की वजह से। जब या तो सूर्योदय हो रहा हो या फिर सूर्यास्त, तो सूरज की किरणें इन पहाड़ों पर पड़ती हैं और इनके कुछ हिस्सों को चमका देती हैं, क्योंकि ये किरणें ना तो पहाड़ की दूसरी ओर जा पाती हैं और ना ही बहुत डेप्थ में। तो ये पहाड़ का जो ऊंचाई का हिस्सा होता है केवल उसे ही चमका रही होती हैं, और ये कलर, ये पूरा नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। जो ये स्लोप्स होते हैं ये रोजी कलर के हो सकते हैं, रेडिश हो सकते हैं या फिर ऑरेंज हो सकते हैं। कलर्स की वैरायटी डिपेंड करती है सन के एंगल के ऊपर। ट्विलाइट आवर्स में सनसेट या सनराइज के टाइम पर यह फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। जो फर्स्ट मिनट होता है सनराइज सनसेट का, उस समय भी हमें एल्पेन ग्लो देखने को मिल सकता है। ऐसे फिनोमेनाज में कई दफ़ा यूपीएससी बड़ा इंटरेस्ट ले लेती है और फिर हमें समस्या हो जाती है। खैर, फीचर्स की बात करते हैं तो रेड, पिंक और ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। लोकेशन सन की लाइट का एंगल, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कि क्लाउड, ह्यूमिडिटी का होना ना होना, पार्टिकुलेट्स का होना ना होना, ये इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करता है।
कलर और वाइब्रेंसी तेजी से चेंज होती है सन की लाइट के इफेक्ट के साथ साथ। तो अगर इस पे कोई क्वेश्चन आए तो आपको तैयार रहना होगा। अब यहीं पर जब इतनी सारी बात हो ही रही है तो क्यों ना थोड़ी सी बातें हिंदुकुश माउंटेन रीजन के बारे में भी कर ली जाए। 3500 किलोमीटर में फैला ये माउंटेन रेंज 8 कंट्रीज को कवर करता है। दोज आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान। ये दुनिया की कुछ बहुत बड़ी नदियों का सोर्स है। 10 एशिया की जो लार्जेस्ट रिवर्स हैं वो हिंदुकुश से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि आमू दारिया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, साल्वीन, मेकोंग, यांगसे, येलो रिवर और तारिम। इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद थर्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रोजन वाटर आपको यहीं मिलेगा। इसी वजह से इसे कई दफा थर्ड पोल कह दिया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल डोगरी फोक डांस के बारे में है। यूनियन गवर्नमेंट ने फ्राइडे को पद्मश्री अनाउंस किया जम्मू की डोगरी फोक डांसर रोमालो राम को। उसके साथ ही साथ डोगरी फोक डांस भी न्यूज में आ गया। डोगरी फोक डांस जो डुग्गर रीजन है जम्मू का, वहां पे परफॉर्म किया जाता है। ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं। जो मेन लीडर होती हैं वो गाना गाती हैं और डांस भी करती हैं, और बाकी की जो भी डांसर्स होती हैं वो साइड में बैठ के ड्रम्स के बीट्स बजाती हैं और चिमटा परफॉर्म करती हैं। एट द सेम टाइम ये फंक्शन सोशल या किसी भी फंक्शन के टाइम पे ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। इसमें देखो कई तरीके के वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कई दफा इस डांस में मेन और विमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि कई बार केवल विमेन ही पार्टिसिपेट करती हैं। ग्रुप ऑफ डांसर्स जो होते हैं वो फोक सॉन्ग, कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। डोगरा फोक डांस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इस पूरे रीजन के कल्चर में, इंक्लूडिंग भगवान को वर्शिप करना, सेरेमनीज और एंटरटेनमेंट। जब भी सेलिब्रेटरी मूड में होते हैं तो फिर इस फोक डांस को वहां पे जरूर से परफॉर्म किया जाता है। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। मेजर माइलस्टोन के तहत 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में अब तैयार होने की कगार पर है, जो चिनाब नदी के पानी को डाइवर्ट करेगा एक टनल में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के द्रबशाला में। यहां पर देखिए रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये चिनाब रिवर पे आपको मिलेगा, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। वहां पर 850 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 133 मीटर ऊंचा एक ग्रेविटी डैम बनाया गया है। ग्रेविटी डैम अपने आप में इतने भारी होते हैं कि वो अपनी खुद की ग्रेविटी से पानी को रोकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 2026 के मई तक इसके ऑपरेशनल होने की संभावना है। NHPC लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। पाकिस्तान ने 2013 में आरोप लगाया था कि इस नदी से झेलम नदी के पानी, इस डैम से झेलम नदी के पानी को रोक लिया जाएगा, और इस लिहाज से ये इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। और उन्होंने ये कंप्लेन जाके वर्ल्ड बैंक को करी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ही इंडस वाटर ट्रीटी को भारत और पाकिस्तान के बीच में ब्रोकर किया था। जब वर्ल्ड बैंक से उन्होंने बोला कि ये तो इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा सच में, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। और उन्होंने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट नहीं करता, और जो 20% वाटर इंडिया के पास इंडस, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का, देखो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज, तो इंडस, झेलम, चिनाब पाकिस्तान की है, रावी, बियास, सतलुज इंडिया का है। लेकिन जो इंडस, झेलम, चिनाब है उसका 20% पानी हम यूज कर सकते हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उन्होंने कहा कि देखो 20% पानी तो ये लोग यूज कर ही सकते हैं और ये उसी में आ जाएगा, तो ज्यादा टेंशन मतलब बनाने दो डैम वैम, अच्छा होता है बनाना। तो अभी ये डैम बन रहा है। तो अपर हिमालयन रीजन में लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर फ्लो करती है। ये 2 नदियों के फ्लो से बनती है चंद्र और भागा। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में भागा नदी ओरिजिनेट होती है सूर्यताल लेक से, जो कि बरालाचला पास के पास में है हिमाचल प्रदेश में, जबकि जो चंद्र नदी है वो भी बरालाचला पास के थोड़ा सा ईस्ट में ग्लेशियर है चंद्रताल के पास, वहां से ओरिजिनेट होती है। जम्मू रीजन से ये फ्लो करते हैं, पंजाब पाकिस्तान से गुजरते हुए इंडस रिवर में मिल जाते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में, सूफी सेंट्स के। यहाँ पर 3 के तीनों गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और आज का सवाल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वायरस के बारे में है। 2013 में यूपीएससी ने पूछा था। वायरस के पास एंजाइम नहीं होते जरूरी, जिसकी वजह से वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते।
दूसरा क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वायरस जो होते हैं वो उन्हें सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है वायरस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में केवल वेक्टर से ही ट्रांसमिट हो सकते हैं। बताइए कौन सा गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पर हमारे सामने है ये QR कोड, जिसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करके जो भी PDFs वगैरह हैं उन्हें अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे कोई जानकारी मुझे देनी होती है तो वहीं पर बात करता हूँ। जैसे इस सेशन के लिए आज के बारे में कि ये इस फॉर्म में जाएगा सेशन और थोड़ा सा डिले होगा, ये मैंने यहाँ पर जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें जानकारी दे दी थी। तो अगर आप वहाँ पर कनेक्टेड रहेंगे तो बाकी कोई भी क्रूशियल जानकारी होगी तो वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे विद होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद।